गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज का ये प्रेजेंट वीडियो मैं +1 स्टूडेंट्स के लिए बनाने जा रहा हूं और इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसे हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन फंक्शन का जो हमारा चैप्टर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ये लॉ प्रोड्यूसर के बिहेवियर से कनेक्टेड है। इस लॉ की बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, बट इस लॉ को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानने होंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? सबसे पहले तो कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो जनरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं वो 4 होते हैं, जो कि है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। रिपीट कर रहा हूं, कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जनरली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं वो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। अब ये जो फैक्टर्स हैं, इन 4 फैक्टर्स का कैटेगराइजेशन हम 2 पार्ट्स में करते हैं। ये फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। वो चारों फैक्टर्स को या तो हम फिक्स्ड फैक्टर्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं या वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर। फिक्स्ड फैक्टर्स क्या है? ये वो फैक्टर्स हैं जो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होते। कौन से हैं? अभी बस बता रहा हूं आपको। वेरिएबल फैक्टर्स, जो कि नाम से शो हो रहा है, दीज आर दोज फैक्टर्स विच मे चेंज विद चेंज इन टाइम। नाउ ये जानना बहुत जरूरी है कि इनमें से कौन से फैक्टर्स वेरिएबल हैं और कौन से फैक्टर्स फिक्स्ड हैं, और ये डिपेंड करेगा टाइम पीरियड के ऊपर। टाइम पीरियड शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी। शॉर्ट टाइम पीरियड जहां पे प्रोड्यूसर के पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, लॉन्ग पीरियड में प्रोड्यूसर के पास काफी टाइम होता है। शॉर्ट पीरियड के अंदर कौन सा फैक्टर फिक्स्ड होगा, कौन सा फैक्टर वेरिएबल होगा, ये जरा बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इसी के ऊपर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टिका होता है। शॉर्ट पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने लेबर को वेरिएबल रखा है। शॉर्ट पीरियड के अंदर प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल होता है लेबर को इंक्रीज कर पाना, जबकि लैंड, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, इसको अरेंज कर पाना शॉर्ट पीरियड में पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए शॉर्ट पीरियड में लैंड, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फिक्स्ड फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। लॉन्ग पीरियड जहां पे सफिशिएंट टाइम पीरियड है, यहां पे सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं, सभी फैक्टर्स को चेंज किया जा सकता है। इसीलिए लॉन्ग पीरियड में कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता। लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। अब जो सेकंड चीज हमें समझनी है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को अंडरस्टैंड करने से पहले, एक तो मैंने आपको नेचर ऑफ फैक्टर्स बताया, एक प्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जानना जरूरी है। 3 तरह की प्रोडक्शन होती है। टोटल प्रोडक्शन, जिसे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोला जाता है। एवरेज प्रोडक्शन, जिसका दूसरा नाम एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट है। एंड मार्जिनल प्रोडक्शन मींस मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। क्या है टोटल प्रोडक्शन? जरा जानिए। टोटल प्रोडक्शन, जितने भी अवेलेबल लेबर हैं, जितने भी अवेलेबल वर्कर्स हैं, उन सबको लगा दीजिए काम पे और जो आउटपुट आएगा वो टोटल प्रोडक्शन। से फॉर एग्जांपल 10 वर्कर्स हैं हमारे पास। हर वर्कर्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ हो सकता है ज्यादा कर रहा हो सकता है कुछ कम। इन 10 वर्कर्स को लगा के हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन आई है, वी अज्यूम 90 यूनिट्स की आई है। सो 90 यूनिट्स ही हमारा टोटल प्रोडक्शन होगा। इसको निकालने के फॉर्मूला यहां पे लिखे हैं, या तो सुमेशन एमपी, सुमेशन एमपी मतलब हर सिंगल वर्कर के कंट्रीब्यूशन को ऐड कर दो, या एवरेज प्रोडक्शन इनटू लेबर। ऐसा करके हम टोटल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं एवरेज प्रोडक्शन की तरफ। एपी, एपीपी, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। अभी मैंने टोटल प्रोडक्शन कितनी निकाली? 90। वर्कर कितने लगाए? 10। 90 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो एवरेज प्रोडक्शन आ जाता है, जो कि 9 होगा। एवरेज प्रोडक्शन के बाद हमारे पास है मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब होता है एडिशन मेड टू टोटल प्रोडक्शन विद द एप्लीकेशन ऑफ 1 मोर वर्कर।
एक एक्स्ट्रा वर्कर लगाने से टोटल प्रोडक्शन के अंदर जो इंक्रीमेंट आएगा वही है मार्जिनल प्रोडक्शन। सो अभी मैंने 10 वर्कर्स लगाए थे तो 90 का टोटल प्रोडक्शन था। एज्यूम करते हैं एक और वर्कर लग गया, 11वां वर्कर आ गया और टोटल प्रोडक्शन होगी 95। सो अब जो एडिशन हुआ है 90 के अंदर वो 5 का हुआ है। हम निकालेंगे कैसे? न्यू टोटल प्रोडक्शन विच इज 95 माइनस ओल्ड टोटल प्रोडक्शन विच इज 90। 95 माइनस 90 गिव्स अस 5। सो 11th लेबर जो लगा है उसका कंट्रीब्यूशन 5 है और यही है मार्जिनल प्रोडक्शन। न्यू टोटल प्रोडक्शन और ओल्ड टोटल प्रोडक्शन, इस जरिए से हम अपनी मार्जिनल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन निकालने का एक और तरीका है डेल्टा टीपी ओवर डेल्टा एन। डेल्टा टीपी में कितना चेंज आया? 5। लेबर में डेल्टा एन, लेबर में कितना चेंज आया? 10 से 11 हुई 1। सो 5 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स अस 5 इन फैक्ट। सो दोनों तरीके हैं हमारे पास निकालने के। अब इस बेसिक नॉलेज को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझने के लिए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल लॉ है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि प्रोड्यूसर के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है कि प्रोड्यूसर को अगर अपनी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करनी है तो कितना उसको प्रोडक्शन करना होगा। डेफिनेशन को जरा ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और समझिएगा। यह लॉ कहता है जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर है यहां पे लेबर, क्योंकि यह लॉ शॉर्ट पीरियड में एप्लीकेबल है। जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर जो कि लेबर है उसको हम फिक्स फैक्टर यानी कि लैंड पे अगर लगाएंगे तो एमपी का बिहेवियर क्या होगा? एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन पहले बढ़ेगा, फिर मार्जिनल प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, फिर मार्जिनल प्रोडक्शन 0 होगा और फिर वो नेगेटिव होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, यह लॉ कहता है जैसे जैसे लेबर को लैंड पे लगाओगे यानी कि वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर पे लगाओगे, एमपी पहले बढ़ेगा, फिर एमपी रिड्यूस होगा, फिर एमपी 0 हो जाएगा और उसके बाद फाइनली एमपी नेगेटिव होगा। कैसे होगा यह अभी हम डिस्कस करेंगे। मीनिंग लिखने के बाद हमें देखना है कि ये वाला लॉ कुछ सर्टेन एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। ये एजम्पशंस हैं नंबर 1 कि लॉ शॉर्ट पीरियड में एप्लीकेबल है, तभी तो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर है। लॉन्ग पीरियड होता तो सारे ही वेरिएबल होते। हम मान रहे हैं कि ये लॉ शॉर्ट पीरियड में एप्लीकेबल है, इसीलिए 1 फैक्टर जो कि लेबर है वो वेरिएबल, बाकी सारे फिक्स्ड। एक वेरिएबल होने की वजह से, बाकी फिक्स्ड होने की वजह से फैक्टर का रेशो चेंज होता जाएगा। और हम ये एज्यूम कर रहे हैं जितने भी लेबर है, जितने भी वेरिएबल फैक्टर हैं वो सारे के सारे होमोजीनियस हैं, मतलब हर वर्कर की ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्किल्स है वो 100% सेम है। ये लॉ एज्यूम करता है। प्लस ये लॉ एज्यूम करता है क्योंकि वर्कर्स होमोजीनियस हैं तो इसलिए वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट भी हैं। मींस एक वर्कर अगर नहीं है तो उसकी जगह दूसरा वर्कर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्शन के अंदर चेंज नहीं आएगा। 100% सब्स्टिट्यूट, से फॉर एग्जांपल 100% सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है आप और मैं अगर नहीं अवेलेबल तो जो काम मैं कर सकता हूं 100% उसी तरीके से काम आप भी कर सकते हैं। होमोजीनियस होने का मतलब यह होगा परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। हमने टेबल, ये जो लॉ पढ़ा है, लॉ का मीनिंग, लॉ की एजम्पशंस और अब टेबल एंड डायग्राम के जरिए हम इस लॉ को अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एक बहुत ही यूजफुल टेबल है। टेबल को अंडरस्टैंड करना है। टेबल जो मैंने बनाया है वो ये डेफिनेशन की गाइडलाइंस के ऊपर ही बनाया है। आप देखिए, लैंड को थ्रू आउट मैंने एक कांस्टेंट रखा 1 यूनिट। आपकी मर्जी, आप 2, 2, 5, 5, 10, 10 वॉट एवर नंबर यू वांट टू एज्यूम, आपकी चॉइस है, बट आप इसको कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि लैंड फिक्स्ड रहेगा शॉर्ट पीरियड में। लेबर को मैं इंक्रीज करता गया क्योंकि लेबर वेरिएबल फैक्टर है, शॉर्ट पीरियड में चेंज हो सकता है। डेफिनेशन में बोला था कि
एमपी पहले बढ़ेगा, ये एमपी बढ़ गया, फिर एमपी रिड्यूस होगा, रिड्यूस कर रहा हूं, फिर जीरो एंड देन नेगेटिव। जो डेफिनेशन में बोला गया था एमपी का बिहेवियर, वही मैंने शो किया। एमपी की डिजिट्स अगेन आप अपनी मर्जी से जो मर्जी लीजिए, बट ध्यान रहे आपने टेबल में 3 स्टेजेस शो करनी है। स्टेज 1 के अंदर आपने एमपी को राइज करना है और जहां पे मैक्सिमम हो जाएगा छोड़ दीजिएगा। स्टेज 2 के अंदर आप एमपी को फॉल होता दिखाएंगे और स्टेज 2 के एंड पे इसको 0 दिखाएंगे। स्टेज 3 के अंदर एमपी नेगेटिव दिखाएंगे। वैल्यूज आप जो मर्जी लीजिए, बट बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे। एमपी शुड राइज फर्स्ट, in first stage it should rise, and at the end of stage 1 it should be maximum. In stage 2 it should be falling, and by the end of stage 2 it should be 0, and in stage 3 it should be negative. So जो मर्जी फिगर्स लीजिए, बट बिहेवियर ये। टीपी मैंने कैसे कैलकुलेट किया? 2 फर्स्ट यूनिट ने 2 प्रोड्यूस करें तो 2 हो गया, 2 में 3 ऐड करें 5, 3 में 4 ऐड किया 9, 9 में 3 ऐड किया 12, 12 में 2 ऐड किया 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 0 15, 15 minus 1 then 14. This is how I have calculated total production. Now average production, how I have calculated average production? Average production का फॉर्मूला है TP over N, means TP over labor. 2 divided by 1 gives me 2. 5 divided by 2 gives me 2.5. 9 divided by 3 gives me 3. 12 divided by 4 gives me 3. This way I have calculated AP. Stage 1 is called increasing returns because in stage 1 MP goes on increasing. Stage 2 is the stage of decreasing returns because in this stage this MP is decreasing. Stage 3 is the stage of negative returns because here MP is negative. This is how we need to explain this table. अगर हम इस टेबल को डायग्राम की फॉर्म में शो करें तो किस तरीके से शो किया जाएगा? पहले इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाइए, ऊपर और नीचे। ऊपर हम टीपी शो करेंगे, नीचे हम एपी एंड एमपी को शो करेंगे। टीपी का बिहेवियर, जब टीपी को प्लॉट करेंगे तो टीपी आपको इस तरीके से मिलेगा। स्टेज 1 के अंदर टीपी का बैंड इनवर्ड होगा और ये इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एमपी इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए टीपी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। स्टेज 2 के अंदर भी टीपी इंक्रीज हो रहा है, बट ये डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। स्टेज 2 के एंड पे टीपी मैक्सिमम, एंड व्हेन इट एंटर्स इनटू स्टेज 3 इट बिगिंस टू फॉल। आप इसके बाद जो दिखाएंगे, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। बाय डेफिनेशन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट वेयर टीपी चेंजेस इट्स स्लोप। यहां पे टीपी अपना स्लोप चेंज करता है, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देन विल शो एमपी स्टेज 1 में इंक्रीज हुआ, बाय द एंड ऑफ स्टेज 1 इट इज मैक्सिमम, and when it enters into stage 2 it goes on falling, and towards the end of stage 2 it becomes 0, and when it enters into stage 3 it is negative. फिर हम AP शो करते हैं। AP and MP सेम पॉइंट से शो ओरिजिन करते हैं और MP राइज कर रहा है। स्टेज 2 की बिगिनिंग में ये एपी एमपी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं और फिर उसके बाद एपी रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। सो दोस्तों, ये हमारी 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। हमारे पास एक बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन आता है कि ये जो 3 स्टेजेस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की हैं, इनमें से कौन सी स्टेज के अंदर प्रोड्यूसर ऑपरेट करना चाहेगा, या फिर हम कह सकते हैं रैशनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कौन सी है। जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं स्टेज 1, क्योंकि यहां पे एमपी राइज हो रहा है और टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, बट नहीं। स्टेज 2 जो है रैशनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। कारण क्या है इसका, हम देखते हैं।
स्टेज वाइज हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं डायग्राम के जरिए ही आपको जरा समझाता हूं। स्टेज 3 के अंदर तो कोई भी प्रोड्यूसर ऑपरेट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव रिटर्न्स की स्टेज है, एमपी नेगेटिव है और टीपी फॉल कर रहा है। सो कोई भी प्रोड्यूसर स्टेज 3 के अंदर तो ऑपरेट नहीं करना चाहता। स्टेज 1 नो डाउट बहुत अच्छी स्टेज है, क्योंकि एमपी राइज कर रहा है, टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, बट प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो रहा। प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव होता है टोटल प्रोडक्शन को मैक्सिमम करना। अगर वो स्टेज 1 के अंदर ही ऑपरेट करेगा तो मैक्सिमम बस यहीं तक रह पाएगा, और अगर स्टेज 2 में ऑपरेट करेगा तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो स्टेज 2 के अंदर ही पॉसिबल है, और यही तो प्रोड्यूसर चाहता है। सो stage 2 as per law of variable proportion is called stage of rational production. So दोस्तों, that was all about law of variable proportion. I hope आपने ये कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।